बूढ़ा खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। बूढ़े की बेटी भी गमज़दा थी। अंदोह की लहर मेरे दिल में भी उठी। जब वो कुटिया में दाखिल हुआ था तो मैं खौफजदा हो गया था। बूढ़े ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। वो निढाल सा होकर गिर गया था। फिर जब उठने के काबिल हुआ तो मैंने उसके बदन को चमड़े की जिरहों और असलहे के बोझ से आजाद किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रहा था कि मुझे पनाह दो, एक रात के लिए, सुबह मैं फरार हो जाऊंगा। सरहद जहां से कितनी दूर है? वो नीम बेहोशी में बोल रहा था। आतिशदान की गर्मी और खुराक से वो होश में आया था। फिर उसने यहीं जहां अब तुम बैठी हो बैठकर हमें अपनी दास्तान सुनाई और बार बार कुटिया के दरवाजे की सिमत देखता रहा। फिर वो सो गया। मैं सारी रात सो न सका। बार बार उसी से इल्तिजा करता रहा कि सुबह तक किले से सवारों का दस्ता उसे तलाश करता हुआ इधर न आए ताकि मैं उसे फरार करा सकूं। सुबह अभी उफक पर धुंधलाहट भी न फैली थी कि मेरी बेटी बेदार हो गई। मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे। न जाने ये क्यों रो रही थी। बूढ़े ने अपनी बेटी की सिमत देखा जो बोरिए पर नीम दराज थी। आंखें बंद थी। दिन भर की थकन ने उस पर नींद तारी कर दी थी। ये देर तक रोई थी। न जाने क्यों। फरेब खूरदा जवान के लिए, रियाया के लिए, जिसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन हमारी रोजी रोटी सरहद पार से आती है। इस सरहद पर ना कोई चौकी है, न पहरा। न जाने क्यों। उसकी दास्तान ही रुला देने वाली थी। बूढ़े की बेटी ने ख्वाब आलूद आवाज में आहिस्ता से कहा। आंखें बंद थी। ठीक है बेटी। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मुझे महसूस होता है कि तेरे आंसू खुद तेरे लिए भी थे। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। जवानी कुर्बान कर दी इसने मुझ बूढ़े के लिए। ऐसी बेटी दुनिया में कहीं नहीं होगी। शायद इसके आंसू अपने सफेद बालों के लिए भी थे, या अपने चेहरे की झुर्रियों के लिए, जिन्होंने इसे उम्र से पहले ही बूढ़ी बना दिया है। इसने मेरे बुढ़ापे को अपनी जवानी नजर कर दी है। ऐसी बेटी कुल आलम में कहीं नहीं होगी, और मैं बदबख्त मरता भी नहीं हूँ। मैंने बूढ़े की बेटी की सिमत देखा। उसकी बंद आंखों पर पलकें थरथरा रही थी। पलकों के किनारे नम आलूद थे। मेरी बेटी बहुत थक जाती है, बूढ़े ने कहा। खाना खाकर सो जाया करती है, लेकिन कल रात ये शायद आंखें मूंदे लेटी रही थी, सो नहीं पाई थी। जब ये उठी तो देर तक हिसार शिकन के चेहरे की सिमत देखती रही। फिर खौफजदा होकर खड़ी हो गई। बाबा उसे जगाओ, जल्दी करो। वो तकरीबन चीखी। मैंने टापों की आवाज सुनी है। मुझ बूढ़े की समात नाक़िस है। मैं कुछ न सुन पाया। मेरी बेटी ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। वो हड़बड़ा कर उठा। वो आ गए हैं। मेरी बेटी चीखी। वो आ गए हैं, जल्दी करो, भागो, वो आ गए हैं। हिसार शिकन उछलकर सीधा खड़ा हो गया। शायद उसने भी टापों की आवाज सुन ली थी। उसने नयाम से तलवार खींची। यूं महसूस हुआ कि टापों की आवाज ने उसकी नींद के हर लम्हे को बेदार कर दिया था। वो तेजी से नंगे पांव कुटिया से निकला। मैं और मेरी बेटी भी निकले। मशरक की उफक पर धीमी धीमी सी रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन दाएं हाथ जंगल के घने दरख्तों में तारीकी थी। अचानक घने दरख्तों के परिंदों ने वक्त से पहले ही चीखते हुए उड़ना शुरू कर दिया। कुछ सवार घने दरख्तों में थे। बदहवास परिंदों की उड़ान से अंदाजा हुआ कि वो सरहद की सिमत जा रहे हैं, नीम दायरा बनाकर, ताकि सरहद की सिमत जाने वाले रास्ते को रोक दें। झोंपड़ी के पीछे भी टापों की आवाज सुनाई दी। वो कुटिया का मुहासरा कर रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि मतलूबा शख्स कुटिया ही में है। हिसार शिकन कुटिया के सामने रुक गया। सिमतुल राज की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। शुक्रिया बाबा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझे हिसार में ले रहे हैं। मुझे अब लड़ना होगा। तुमने मुझे पनाह दी, शुक्रिया। उसने मेरी बेटी की तरफ देखा। वक्त जाया मत करो, मेरी बेटी ने चीख कर कहा। सीधा भागो, ये रास्ता सरहद ही की सिमत जाता है।
सरहद निस्फ फरसंग से भी कम दूर है। भागो, तुम निकल सकते हो, देर न करो। नहीं। उसकी आवाज में न जाने क्या था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में चमक थी, होंठों पर तबस्सुम। नहीं, अब नहीं। क्या तुम टापों की आवाज नहीं सुन रही हो? वो अकब पर ही हैं, सामने भी हैं। मैं महसूर हो चुका हूँ और मेरा अशब भी मेरे नीचे नहीं है। अलबत्ता चूई के सिवा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे लड़ना ही होगा, लेकिन वो मुझे जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। उसकी आवाज में बेमिसाल हौसला था। वो दुरुस्त कह रहा था। शाही रिसाले के सवार अकब में ही नहीं, सामने भी थे। सामने वाले सवारों ने सरहदी राह रोक दी थी। उसी लम्हे अकब में दायरा बनाते हुए 5 सवार नजर आए। वो रहा, एक सवार वहशियाना अंदाज में चिल्लाया। हाँ, वो रहा। एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाकर हमारी सिमत आया। हिसार शिकन दौड़कर झोंपड़ी से 30 कदम दूर चला गया। सवार ने घोड़े को उसी की सिमत मोड़ा। हिसार शिकन सवार के दाहिने हाथ पर था। हमला आवर शमशीर लहराकर उसकी जानिब बढ़ा। जैसे ही उसका घोड़ा हिसार शिकन के पास पहुंचा, हिसार शिकन सूरत से घोड़े के सामने से बाएं जानिब कूदा। इससे पहले कि सवार अनान खींचकर शमशीर को बाएं जानिब लाता, हिसार शिकन ने जस्त लगाई। बाएं हाथ से जीन पकड़ दाहिने हाथ से चमकती शमशीर को हमला आवर के कंधे के करीब लाते हुए गर्दन पर फेर दिया। हमला आवर अगले ही लम्हे जमीन पर और हिसार शिकन घोड़े पर नजर आया। हमला आवर के पीछे आते हुए 2 सवारों ने उस पर शमशीरों से वार किए, जो वो न सिर्फ बचा गया बल्कि उसकी शमशीर ने एक हमला आवर का सर कंधों से अलग कर दिया। दूसरे की रान पर हिसार शिकन की शमशीर इस अंदाज से गिरी कि टांग कट गई। वो कर्बनाक अंदाज से चिल्लाया। घोड़ा नीम दायरे में घूमा। शमशीर ने टांग के साथ जीन के तस्मे भी काट दिए थे। सवार एक चीख के साथ उलटकर घोड़े से गिरा और कटी हुई टांग कुछ दूर तक रकाब में फंसी हुई घोड़े के साथ गई, फिर गिर पड़ी। कुछ दूर जाकर घोड़ा भी रुक गया। इसी दौरान चौथे सवार ने हिसार शिकन पर हमला किया। शमशीरों के टकराने की 2 बार ही आवाज आई और फिर सवार की चीख बुलंद हुई। हिसार शिकन की शमशीर उसका पहलू चीर गई थी। 5वां सवार ये देखकर वहशियाना अंदाज में चिंघाड़ा और घोड़े को भगाकर दूर ले गया। हिसार शिकन के घोड़े का रुख सरहद की सिमत था। वो एड़ लगाने ही वाला था कि सरहद की सिमत जाने वाले रास्ते पर सुबह की रोशनी में 10 सवारों का दस्ता झोंपड़ी की सिमत आता दिखाई दिया। वो भयानक अफरीतों की तरह कदम कदम चले आ रहे थे। मुझ बूढ़े की बसारत अगरचे कमजोर है, लेकिन मैंने उनमें एक जंगी भी देखा। वो दस्ते से अलग होकर घने जंगल की सिमत चला गया। 9 सवार सामने और एक अकब पर था। हिसार शिकन ठहर गया। 9 सवारों में से 3 दाएं जानिब और 3 बाएं जानिब नीम दायरा बनाते हुए नजर आए। अकबी सवार भी अब हिसार शिकन की जानिब बढ़ने लगा था और उन्होंने हिसार बना लिया। वो हिसार शिकन से 30 कदम दूर रुक गए। हिसार के वस्त में बाईं बाग खींचकर हिसार शिकन ने घोड़े को एक ही जगह घुमाना शुरू कर दिया। उसके दाएं हाथ में शमशीर पर सुबह की धीमी रोशनी में भी हलाक होने वालों का खून नजर आ रहा था। उसका चेहरा गजबनाक था। अपने आप को शाही रिसाले के हवाले कर दो। सरहद की जानिब से आने वाले 9 सवारों में से दरमियान में 3 सवारों के बस्ती सवार ने बुलंद आवाज में कहा। वो उधेड़ उम्र का था। अब तुम बच नहीं सकते, गीदड़ के बेटो। हिसार शिकन ने चीख कर कहा। दूर क्यों खड़े हो, हमला करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे हिसार शिकन क्यों कहते हैं। हिसार शिकन का घोड़ा वस्त में चक्कर खा रहा था। किसी में भी उसके करीब जाने की जुर्रत न थी। तुम नहीं जानते, उधेड़ उम्र के सवार ने कहा। दारुल हुकूमत में भी तुम्हारी गद्दारी की खबर हो चुकी है। तुमने जिसको फरार कराना चाहा था, वो इस वक्त किले में है। हमें कल दोपहर ही को कासिद कबूतर के जरिए शाही फरमान के अहकाम मिल गए थे। बेवकूफ न बनो। देखो, हमने कल रात ही सरहद की नाकाबंदी कर ली थी, इतनी होशियारी से कि तुम लोगों को खबर भी न हुई थी। सुबह वो मलून तो गिरफ्तार हो गया। अब हमारे पास तुम्हें जिंदा या मुर्दा
दोनों सूरतों में किले ले जाने का हुक्मनामा है, जो खुद तुम्हारे वालिद ही की तरफ से है। देखो, तुम किलादार के बेटे हो, हमारे नायब सालार हो। अहमक न बनो, खुद को हमारे हवाले कर दो। हम कोई बहाना बना लेंगे, तुम्हारे बदन पर जख्म लगाकर हम तुम्हें बचा लेंगे। हम कह देंगे कि तुम बागियों से लड़ते हुए जख्मी होकर गिर गए थे, हम तुम्हें बचा सकते हैं, खुद को हमारे हवाले कर दो। हिसार शिकन ने बस में घूमते हुए शमशीर लहराई। बेबस कैदियों को जंजीरों में जकड़कर उनका गोश्त नोचने वाले कुत्तों, हिसार शिकन की आवाज बुलंद थी, तुम सब के सब झूठे, मक्कार और फरेबी हो। तुम क्या समझते हो कि मुझे गिरफ्तार कर लोगे? आओ, हमला करो, मुझे गिरफ्तार करो। कल इसी जगह सिमतुल राज से करगस उतरकर तुम्हारे मुर्दा जिस्मों को खुराक बनाएंगे। आओ, हमला करो। उधेड़ उम्र वाले सवार के इशारे से दाएं जाने वाले 3 सवारों ने अपने सवार के साथ मिलकर घोड़े आगे बढ़ाए। वो वहशियाना अंदाज में चीखते हुए, शमशीरें लहराते हुए हिसार शिकन पर हमला आवर हुए। मुझ बूढ़े ने ऐसा मंजर न कभी देखा था, न फिर देख पाऊंगा। यूं महसूस हुआ जैसे हिसार शिकन के सर पर आगे, पीछे, दाएं, बाएं 8 आंखें हैं। वो झुका, उठा, तिरछा हुआ, उसकी शमशीर बर्क आसा चमकी, कोंदी। उसका घोड़ा आगे, पीछे, दाएं बाएं कदम जमाते हुए, उठाते हुए गजबनाक उछल रहा था। वो हिसार शिकन का अशब तो ना था, लेकिन अनान के हर इशारे को जंगी घोड़े की तरह समझ रहा था। बर्क सी चमकी। 1, 2, 3 सर धड़ों से जुदा हो गए। चौथे सवार ने पूरी कुवत से खंदक फेंका। हिसार शिकन इतना झुका कि घोड़े की गर्दन पर दराज हो गया। खंदकी जस्ता उसके बदन के ऊपर से कज़ाए खता की मानिंद गुजर गया। अगले ही लम्हे में हिसार शिकन की शमशीर ने नेजा फेंकने वाले का शिकम काट दिया। घोड़े बदहवास होकर एक सिमत भागे और कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। मैदान में अब सिर्फ 7 सवार रह गए थे। 3 सरहद की जानिब जाने वाले रास्ते पर, 3 बाएं जानिब नीम दायरे में और एक रूपोश संगी। हौलनाक सी खामोशी छा गई। आओ, हिसार शिकन चिंघाड़ा, आओ, हमला करो। उसकी आवाज बाजगश्त की तरह गूंजती महसूस हुई। आओ। बाएं जाने वाले नीम दायरा बनाए हुए सवार दहशतज़दा होकर सरहद की सिम जाने वाले रास्ते पर खड़े उधेड़ उम्र वाले सवार और उसके 2 साथियों के पास चले गए। वो फटी फटी आंखों से हिसार शिकन को देख रहे थे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, उधेड़ उम्र के सवार ने बुलंद लेकिन खौफजदा आवाज में कहा, कौल देता हूँ कि तुम्हें बेकसूर साबित करने में हम हर मुमकिन मदद देंगे। हम कहेंगे कि बागी गरोह ने हम पर भी हमला कर दिया था। देखो, तुम हमारे नायब सालार हो, हम तुमसे तो इस हिमाकत की तवक्को नहीं रखते। तुमने अपने ही रिसाले के 8 सवार हलाक कर दिए हैं। ये हिमाकत है, जनून है। तुम कहो तो हम अपनी शमशीरें न्यामों में रख लेते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ किले चलो, हमारा यकीन करो। देखो, तुम बहुत तैश में हो, तैश बाइसे खता है, मेरी बात मान लो। यही तुम्हारे और हमारे हक में बेहतर है। वो सब अपने अपने घोड़ों की अन्नाने खींचे बदहवास से थे। तुम्हारी वालदा यकीनन खसलते रोबाह रखती होगी। हिसार शिकन ने बुलंद और पुरएतमाद आवाज में कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुम सब एक से हो, फरेबी, काजिब, मुर्दार खोर, क्योंकि तुम्हारा बादशाह और उसका सारा खानदान करगसों ही की औलाद है। हमला करो, मुर्दार खोर कीदड़ो, हमला करो। वो सब साकित थे, किसी में हमला करने की जुर्रत न थी। फिर हौलनाक सी खामोशी छा गई। रोक सकते हो तो रोको। हिसार शिकन ने अनागुस्तगी से सामने रास्ता रोके 6 सवारों पर हमला कर दिया। शमशीरें चमकी। हिसार शिकन का घोड़ा एड़ और अनान की हर जुम्बिश पर दाएं बाएं आगे पीछे उछल रहा था। चश्मे जदन में 2 सवार हिसार शिकन की शमशीर जनी से अपने अपने घोड़े पर औंधे हो गए। हिसार शिकन का घोड़ा गर्दबाद की तरह गर्दिश में आया और एक सवार के कांधे पर सर ही नहीं था। एक सवार ने दूर से खंदक फेंका।
हिसार शिकन घोड़े की गर्दन से एक बार फिर चिमट गया। घोड़े ने जस्त लगाई। खंदक हिसार शिकन की पुश्त के ऊपर से निकलकर सामने घोड़े पर सवार एक हमला आवर के पहलू में उतर गया। खतरनाक चीखों से घोड़े बदहवास थे। हिसार शिकन का घोड़ा जस्त लगाकर उधेड़ उमर के सवार की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे उधेड़ उमर के सवार ने अनादुजदी की। मराजियत का अंदाज अपनाते हुए उसने तेजी से अपने घोड़े का रुख सरहद की तरफ मोड़ा। यूं लगा जैसे वो भागने वाला है। हिसार शिकन उसके पीछे घोड़े को एड़ देने ही वाला था कि जंगल के घने दरख्तों से जंगी का घोड़ा कज़ा की तरह निकला। वो हिसार शिकन के अक़ब में आया। उसके हाथ में जाल था। मैंने सुन रखा था कि किले में एक जाल फेंकने का माहिर भी है। जब मैं किले में लकड़ियां बेचने जाया करता था, मैंने सुना था कि उसने बहुत से शागिर्दों को जाल फेंकने का फन सिखा रखा है। जंगी के हाथ में जाल देखकर मैं कांपा। इससे पहले कि हिसार शिकन का घोड़ा उधेड़ उमर के सवार का पीछा करने के लिए सरपट होता, जंगी ने इस कदर सुरत और महारत से जाल फेंका कि वो हिसार शिकन पर साइबान की तरह गिरा। जाल के चारों किनारों से बंधी मजबूत रस्सियां जंगी के बाएं हाथ में थी। जंगी ने दाएं हाथ से अपने घोड़े की अनान इस कदर जोर से खींची कि घोड़ा अलिफ हो गया। हिसार शिकन जाल समेत पीछे हवा में उछला। नंगे पांव रकाबों से निकल जाने पर वो उल्टी कलाबाजी खाकर जमीन पर गिरा, लेकिन सूरत से हाथ में पकड़ी हुई शमशीर से जाल के बंद काटने लगा। मार दो, मार दो, जंगी दहशत से चीखा और उधेड़ उमर के सवार ने नीम दायरा बनाकर हिसार शिकन की सिमत खौफजदा निगाहों से देखा। वो जाल काट रहा है, निकल गया तो हमें मार देगा। मार दो, इसे मार दो, जंगी दहशत जदा आवाज में चिल्ला रहा था। उधेड़ उमर के सवार ने अपना खंदक पूरी कुवत से जाल पर फेंका। नेजा जाल में फंसे हिसार शिकन की पसली में उतर गया। हिसार शिकन का जिस्म जमीन से जा लगा। उसकी शमशीर हाथ से छूटकर जाल में उलझ गई। उसका चेहरा सिमकर रास में उठा, फिर पीछे गिर गया। दूसरा सवार शमशीर ताने सीधा हिसार शिकन के करीब आया और दस्ते को पकड़कर शमशीर खंदक की तरह हिसार शिकन पर फेंकी, जो दिल के करीब जिस्म में उतर गई। हिसार शिकन का बदन थोड़ा सा उठा। उसका हाथ सीने में पैवस शमशीर पर था। उजी, वो आखिरी बार चिल्लाया और पीछे की सिमत गिर गया। मेरी बेटी बेहोश हो गई। मैं उसे संभालते हुए झोंपड़ी में लाया, फिर बाहर निकला। सामने 3 सवार मौजूद थे। उधेड़ उमर का सवार, जंगी और दूसरा सवार। हिसार शिकन ने 15 सवारों में से दस्ते के 12 सवार हलाक कर दिए थे। बचने वाले तीनों सवार घोड़ों से उतरे। उन्होंने हिसार शिकन के बदन में घड़ा हुआ खंदक और तलवार निकाली, जाल उतारा और उसके जिस्म को एक घोड़े पर औंधा लिटा दिया। उसमें जिंदगी की रमक थी या वो खत्म हो चुका था, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि कम बसारत के बावजूद मुझे उसके एक हाथ में जुम्बिश सी नजर आई थी। घोड़ों को पकड़ लाओ, उधेड़ उमर के सवार ने हुक्म दिया। मुर्दा साथियों के जिस्म इन पर बांध दो। मैं जिंदा हूँ, एक कर्बनाक आवाज उठी। ये उस सवार की आवाज थी जिसकी टांग हिसार शिकन की शमशीर से कट गई थी। उधेड़ उमर का सवार उसके करीब गया। मेरी मदद करो, जख्मी ने दर्द से कराहते हुए कहा। खून रिस रहा है, मेरी रान को कसकर बांध दो, मुझे किले में ले चलो। उधेड़ उमर का सवार कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने पेश कब्ज निकाला और जख्मी की छाती के पास घुटना टेक कर बैठ गया। क्या करने लगे हो? वो खौफ से चीखा। अब जिंदा रहकर क्या करोगे? उधेड़ उम्र के सवार ने बेदर्दी से पेश कब्ज जख्मी की गर्दन पर फेर दिया। एक घुटी हुई चीख के साथ ही हर सिमत में सन्नाटा सा छा गया। फिर यूं महसूस हुआ कि समात खत्म हो चुकी है और मैं सन्नाटे में हूँ। जंगी और दूसरा सवार घोड़ों पर मुर्दा जिस्मों को बांधते रहे। फिर घोड़ों के कदम कदम चलने की आवाज से मेरी समात वापस पलटी। तीनों सवार मेरे करीब आ चुके थे। क्या इसे भी ले चलें? उसकी औरत भाग गई है, जंगी ने कहा। वो मेरी बेटी है, मैंने कांपती आवाज में कहा।
میں اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ نہیں پائی، وہ بھاگی نہیں، جھونپڑی میں ہے۔ میں نے جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ صبح کی روشنی میں اب ہر شے نمایاں تھی۔ مشرق کی افق پر پھیلے کوہرے سے آفتاب اپنا چہرہ دکھا رہا تھا، جو مجھے سیاہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا میں خنکی کے ساتھ کڑواہٹ کا احساس بھی تھا، جو نتنوں سے سینے میں اتر رہا تھا۔ تم نے اسے پناہ دی تھی؟ حصار شکن کے سینے میں شمشیر اتارنے والے نے گرج کر کہا۔ میں نے پناہ نہیں دی تھی۔ میری آواز میں کپکپاہٹ بہت بڑھ چکی تھی، میرا بدن بھی تھر تھرا رہا تھا۔ مہمانداری کی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ رستہ بھول گیا ہے۔ اوپر چشمے پر؟ میں نے چشمے کی سمت اشارہ کیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا گھوڑا کسی درندے سے بدک کر بھاگ گیا ہے۔ وہ شاہی رسالے کا افسر ہے۔ میں تو اپنی جگہ نادم تھا کہ شاہی رسالے کے عہدیدار کے شایان شان تواضع مجھ غریب کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ ادھیڑ عمر کے سوار نے میری سمت غور سے دیکھا۔ تم وہی لکڑہارے ہو جو قلعے میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں، میری آواز مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں وہی ہوں، میں اسے جانتا ہوں، ادھیڑ عمر والے سوار نے کہا۔ اس نے گھوڑے کو ایک دو قدم بڑھاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ یہ ایک شریف لکڑہارا ہے، میرے خیال میں یہ درست کہہ رہا ہے۔ اس مردود باغی نے؟ اس نے حصار شکن کے مردہ جسم کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ میں نے اسے کہا تھا۔ میری آواز کی کپکپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ میں اس جنگل کے ہر راستے کو جانتا ہوں۔ گھوڑا اگر درندے سے بچ گیا ہوگا تو جنگل ہی کے کسی راستے پر ہوگا۔ میں گھوڑے کو ڈھونڈ لوں گا۔ اسے پکڑ کر لے جانا بیکار ہے، پہلے حملہ آور سوار نے ادھیڑ عمر والے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بیٹی، زنگی نے کہا اور وہ گھوڑے سے اترا۔ میرا جسم پھر کانپا۔ وہ جھونپڑی میں گیا اور پھر ناک سپورتا ہوا واپس آیا۔ اس کی بیٹی؟ امیر الملک تو کیا، اس کی بیٹی تو قصر شاہی کا دربان بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اس نے کہا لگایا۔ وہ ہنستا ہوا دونوں سواروں کے پاس آیا۔ وہ لعین بھی ہنس رہے تھے۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھا اور چلے گئے۔ وہ چلے گئے، لیکن ہمیں ایسے حزن میں چھوڑ گئے جس کا کوئی مداوا نہیں ہوا کرتا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک سوکھی لکڑی آتش دان میں پھینکی۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں الم انگیز مایوسی تھی۔ وہ اس ملک کی آخری امید تھا۔ وہ اس تاریک شب میں صبح کے ستارے کی مانند تھا۔ اب شاید ہم کبھی بھی آزادی، عزت اور خوشحالی کے ساتھ طلوع ہونے والے سورج کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہی ہمیں 10 ایوب والے بادشاہ سے نجات دلا سکتا تھا۔ اب کچھ بھی تبدیل نہ ہوگا۔ تم سو جاؤ، رات گہری ہو چکی ہے۔ میری بیٹی کے پہلو میں لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ میں اب بھی تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کہاں جاؤ گی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسوں کی جھلملاہٹ دیکھ چکا ہوں۔ تم اسی کی طرح رحم دل ہو۔ کیا خبر تم اسی ہی ہو جو انسان کے روپ میں میرے اس قلبہ مفلس میں آئی ہو۔ تم جو بھی ہو، کل صبح میری بیٹی کے ساتھ سرحد پار کر جاؤ۔ اگر یہاں تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو تم بدحیت، بدصورت، بد خصلت، فاسق اور فاجر بادشاہ کی ہوس کا شکار ہو جاؤ گی۔ میں نے اگرچہ تم سے تمہارے متعلق کچھ بھی دریافت نہیں کیا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اب بھی الجھاؤ پیدا کر رہا ہے کہ کہیں تم حصار شکن ہی کو تلاش کرتے ہوئے یہاں؟ نہیں بابا، میں نے بوڑھے کی بات کاٹ دی۔ مجھے اس کی تلاش نہیں ہے۔ میں تو اس انسان کی تلاش میں ہوں جو انسانی معاشروں میں قوت شر کے بھیانک مظاہر کو کشت و خون سے نہیں، دانش و فراست سے معدوم کرنے پر یقین رکھتا ہو، کیونکہ کشت و خون تو بخود تقاضائے قوت شر ہے۔ میں تو اس انقلاب کو چاہتی ہوں جو دانش سے برپا ہو، ایسی دانش سے جسے کوئی فریب نہ دے سکے، ایسی فراست سے ظہور پذیر ہو جسے منفی جبلتیں آلودہ نہ کر سکیں۔ انسانی معاشروں میں کوئی انقلاب کشت و خون سے دوام حاصل نہیں کر سکتا۔ خون کے قطرے مٹی میں گرانے والا انقلاب خود اپنے ہی وجود کو بنیاد فراہم کر دیتا ہے۔
ہر وہ انقلاب جس کے وجود کو خون کے قطروں نے نمودار کیا ہو، وہ کچھ تو خون ہی کو اساس فراہم کر دیتا ہے۔ کیا تم نے گلاب کے پودے کو نہیں دیکھا، جس کے سرسبز پتوں کے ساتھ شاخوں پر نوکیلے درد دینے والے خار بھی ہوتے ہیں، جس کے پھولوں کی مہک کے ساتھ خاروں سے اٹھنے والی ٹیسیں بھی ہوتی ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خوشنما کھلے ہوئے خوشبودار گلاب میں درد دینے والے خار بھی پنہاں ہوتے ہیں؟ بوڑھے کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا۔ پھول میں کانٹا؟ میں سمجھا نہیں۔ پھول میں صرف مہک ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، خلش نہیں ہوتی۔ گلاب کا پودا اپنی شاخوں پر ہمیشہ گلوں کو نہیں دیکھا کرتا، میں نے کہا۔ گل مرجھا جاتے ہیں بابا، ان کی پتیاں سوکھ جاتی ہیں، سیاہی مائل ہو جاتی ہیں، پھر ہر پھول میں بیج بنتا ہے جو خشک پتیوں کے جھڑ جانے پر نیچے خاک میں گرتا ہے۔ پھر تخم ریزی کے بعد مٹی کی نمی اسے ریشگی دیتی ہے، مٹی سے زمردی سوئی سی نکلتی ہے، تنا بنتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، اور ان پر سبز پتوں کے ساتھ خار بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ وہ خار تخم ہی میں ہوا کرتے ہیں، اور تخم گل کے اندر نمو پاتا ہے۔ ہر وہ انقلاب جس کی اساس کچھ تو خون پر ہو، گلاب کے پھول کی مانند ہوتا ہے، دلکش، خوشنما، مہکتا ہوا، سکون بخش۔ لیکن اسی کے اندر وہ تخم بھی نمو پاتا ہے جس میں خار بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو انقلابیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، انہی کی آل اولاد، انہی کی نسلیں انقلاب کے لیے دلکش، خوشنما، مہکتے ہوئے پودے کی شاخوں پر خار بن کر نمودار ہو جاتی ہیں۔ ایک اور خونی انقلاب کا تخم مٹی میں گر جاتا ہے، اور کچھ تو خون کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے اپنی سفید پلکیں ایک دو بار جھپکیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم سرحد پار چلی جاؤ، اس نے کہا۔ وہ لوگ امن پسند ہیں، وہاں طبقاتی کشمکش تو موجود ہے، لیکن اخلاقی گراوٹ نہیں ہے۔ میری بیٹی 18 برس کی تھی جب اس نے سرحد پار کے قصبے میں شیخ کے محل میں ملازمہ کی حیثیت سے رسائی حاصل کی تھی۔ وہ آج بھی باعصمت ہے۔ شیخ کی بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر اسے اپنی اسرت کا احساس کئی بار ہوا ہوگا۔ محل کی عشرت دیکھ کر اسے بھی طبقاتی امتیاز کے اذیت دہ احساس نے ستایا ہوگا، لیکن اس کی جانب کسی نے بھی ہوسناک نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ یہ بوڑھے نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا۔ یہ کسی کی ہوس کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ یہاں اگر بادشاہ کے کسی ملازم کے بھی ہاتھ لگ جاتی تو اپنی تار تار عصمت کے ساتھ قصر شاہی میں یہی کچھ کر رہی ہوتی جو سرحد پار شیخ کے گھر میں کر رہی ہے۔ برتن صاف کرنا، فراشی، ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود خشک آنکھوں کے ساتھ کام میں مصروف رہنا، لیکن اس کی عصمت آج بھی محفوظ ہے۔ تو سرحد پار چلی جانا، اب سو جا، نیند کو آنکھوں میں آنے دے، تجھے ابھی نہ جانے کیا کیا دیکھنا ہے۔ بوڑھے کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، بلکہ اس بوجھ کو ملفوف کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ رہی بات انقلاب کی، وہ خواب آلود آواز میں بہت دھیمے لہجے میں بولا، میں کوئی دانشور تو نہیں ہوں۔ زندگی نے جو تجربہ دیا ہے اسی کے اکتساب کی اساس پر اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں کہ جو انقلاب عجلت میں برپا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ تو خون ہی کو لایا کرتا ہے۔ تم جس انقلاب کی خواہش رکھتی ہو وہ اپنے ساتھ بقول تمہارے دانش، فراست اور تحمل کا بھی متقاضی ہوگا، لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ انقلاب سے بہرہ ور ہونے کی خواہش ہمیشہ عجلت کو لاتی ہے، اور عجلت ہمیشہ خونی انقلاب ہلایا کرتی ہے۔ سو جاؤ، ہم تو عجلت اور تاخیر دونوں ہی سے مایوس ہیں، سو جاؤ۔ سرحد پار کرنے کے بعد میں بوڑھے کی بیٹی سے جدا ہو گئی۔ میں گھنے درختوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر، خزاں رسیدہ خشک پتوں سے اٹی پگڈنڈیوں پر چل دی۔ سفر کی بے سببی خوبصورت شے ہے، مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ ہر شے اپنی اصل کی سمت لوٹ جاتی ہے۔ خزاں رسیدگی سے خشک، مٹیالے، جھڑے ہوئے پتے سرے بہاراں ہی کو فاش کیا کرتے ہیں۔ زندگی کہیں پر بھی جامد نہیں ہے۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم وقت کے گزرتے لمحوں کی مانند ہیں۔
میں خود زندگی کی مانند ہوں، چلتی رہوں گی، چلتی رہوں گی۔ میں اس زندگی کی تمثیل ہوں جس کا احساس اصل حیات و ممات سے بھی بلند ہے۔ یہ جسم، یہ مادی اظہار حرکت، اس سے بلند بھی ایک اظہار حرکت ہے جو لافانی ہے، جاوداں ہے۔ وہی تو میں ہوں، وہی تو تیری حقیقت ہے۔ تو ایک ڈھانچہ ہی سہی میرے وجود سے پیوستہ ہے، میری مانند اصل حیات و ممات سے بھی بلند ہے۔ میں تیرے مادی وجود کو کیوں تلاش کر رہی ہوں؟ شاید اس لیے کہ اپنے ہونے کا احساس، اپنے وجود کا ادراک تجھ سے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں تجھے تلاش کرتی رہوں گی۔ تیری تلاش ہی میرا یہ اظہار حرکت ہے، یہ اظہار جو عرفہ ہے، جاوداں ہے، جسے زوال نہیں ہے۔